हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आप सब आज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ज्वाइन करना, क्योंकि आज से आपके टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। टॉपिक कल भी मैंने पढ़ाया था, पर कल मैंने थोड़ा सा फिर से बैकग्राउंड को लिया था। रीज़न बस यही था कि अगर आपको थोड़ा सा हम पुराना रिकॉल कर देते हैं तो उससे आपका एक बेस मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वर्ण के बारे में। सिलेबस तो देख लिया हमने। सिलेबस के बाद हम लोगों ने वर्ण को देखा। वर्ण में हम लोगों ने स्वर, व्यंजन, ये सब चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हम जब अपने टॉपिक पे आए हैं तो टॉपिक पे हमने सबसे पहले क्या देखा। टॉपिक पे हमने सबसे पहले देखा कि शब्द क्या है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसके क्या क्या आधार हैं। हमने यौगिक, योग, रूढ़, ये सारे शब्द हमने पढ़े। सार्थक, निरर्थक शब्द पढ़े। तो अब हम आते हैं अपने शब्द की रचना पर। तो जो शब्द की रचना होती है, तो वो शब्द की रचना कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें उपयोग होती हैं, तो ये देखते हुए अब हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं और शब्द की रचना पर आते हैं। चलिए, आप सब लोग तैयार हैं ना? ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी बच्चों, आप लोग ये बताइए, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक एंड शेयर कर देंगे ना, तो थोड़ा सा मुझे भी फीडबैक में अच्छा लगेगा और ये उम्मीद रहेगी कि हाँ, बच्चों ने मुझे बताया कि हाँ मैम आप सही पढ़ा रहे हो, कैसा पढ़ा रहे हो, कैसा नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं भी अपना प्लस और देने की कोशिश करूँगी, है ना। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जो बच्चे रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाते हैं स्कूल में और कोचिंग्स भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि फ़ोन तो आजकल सबके पास अवेलेबल होता है। जैसा मैंने डे 1 भी कहा था, आज भी मैं वही कह रही हूँ, आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को देखोगे, आप उसको समझो अपने आपके आज, कल, या फिर आप ये कहें जिस दिन भी आप कंपटीशन में बैठोगे, आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपको ये चीज़ नहीं आती है ना। हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो नहीं ही महसूस होगा, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, उतनी कोशिश भी पर्याप्त है। बाकी आप लोग को कोई कमी लगे तो बेशक आप लोग मुझसे कहिएगा और मैं उस कमी को पूरी करने की कोशिश करूँगी। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम आगे आते हैं शब्द के निर्माण पर। शब्द निर्माण में क्या है? शब्द निर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी मूल शब्द में हम कुछ परिवर्तन करके एक नया शब्द बना देते हैं। क्या होता है कि अभी तक तो हम लोग केवल मूल शब्द पढ़ रहे थे, पर अब हम उस शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, कुछ भी एक वर्ड आगे जोड़ देते हैं, कभी पीछे जोड़ देते हैं, तो उससे वर्ड बदल जाता है, वो शब्द ही बदल जाता है, इवन उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसके भाव तक बदल जाते हैं। जैसे कि हमने आकार लिया, आकार में हमने नी जोड़ दिया तो वो निराकार हो गया, है ना। आकार में हमने नी जोड़ दिया तो वो निराकार हो गया। निराकार होने से वो एकदम एक अलग ही भाव में आ गया। आकार तो किसी एक पर्टिकुलर चीज का आकार की बात की जा रही थी, जैसे अब ये एक पेन है, पेन का ये आकार है ना। अभी अगर निराकार कर दे तो निराकार, जिसका कोई भी आकार नहीं होता है। इसी तरह बच्चों, वर्ड में जब भी हम किसी शब्द के, मूल शब्द के किसी भी भाग को, चाहे वो आगे का भाग हो चाहे वो पीछे का भाग हो, उसमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन कर देते हैं तो एक नया भाव वाला, एक नया अर्थ वाला शब्द आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इसको हम किस किस तरीके से बनाते हैं, इसकी अब हम पढ़ाई करेंगे। तो इसको पढ़ाने के तरीके हैं उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा, संधि द्वारा और तत्सम तद्भव के द्वारा। इन 4 तरीकों से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 4 तरीकों में हमने उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और तत्सम तद्भव की बात करी, तो अब हम आते हैं अपने उपसर्ग पे। उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग क्या कहता है? जो शब्दांश, शब्द का छोटा भाग, जो शब्दांश। शब्दांश हमने यहाँ पे क्यों प्रयोग किया? इसके प्रयोग करने का अर्थ बस इतना सा है कि हमें शब्द के अंश में परिवर्तन करना है, पूरे शब्द को परिवर्तित नहीं करना है। जो शब्दांश, शब्द का छोटा भाग, किसी मूल शब्द के पहले, एक छोटा सा भाग एक मूल शब्द के पहले लगा दिया जाए, है ना, जोड़ दिया जाए उसमें, उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। अब उसमें परिवर्तन तो लाया, साथ में उसकी विशेषता भी बढ़ा देता है। जैसे मैंने बताया था अभी
कि निराकार बताया था मैंने, आकार में मैंने नी जोड़ दिया तो निराकार हो गया, तो हमने उसको उसके में परिवर्तन करके उसकी विशेषता बढ़ा दी। निराकार मतलब ईश्वर है ना, तो उसकी विशेषता भी बढ़ गई, साथ में वो परिवर्तन भी हो गया। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, हम इसके सूत्र को देखें तो सूत्र कहता है उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस नया शब्द। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, है ना बच्चों। तो अब आप इसके सूत्र को समझिए, प्लस इसके उदाहरण पे आते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण है हमारा न्याय, हमारा मूल शब्द है ना, न्याय हमारा मूल शब्द है, उसमें हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, अन्याय। अच्छा ये देखिए, न्याय से तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, एक सकारात्मक विचार आता है कि यार हाँ अब ये इंसिडेंट हुआ है, ये घटना हुई है, इस पे न्याय होगा, है ना, कि कोई घटना हुई है तो उस पर अगर न्याय हो रहा है तो हम न्याय की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए। पर क्या होता है, इसी न्याय में अगर हम आ जोड़ दें तो वो अन्याय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्याय। फिर हम कहते हैं अरे देखो कितना बुरा व्यक्ति है, एक जानवर को पीट रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, अपनी मतलब कई चीजें आपने देखा होगा, घरों में लड़ाई होती है, बाहर लड़ाइयाँ होती हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। देश के लिए हम लोग बोलते हैं अरे बहुत अन्याय हो रहा है, देखना चाहिए सरकार को, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कहते हैं ना। तो यही सब चीजें हैं, शब्द को परिवर्तित तो किया पर उसका एक अर्थ ही अलग हो गया, उसका मतलब परिवर्तित करने के बाद उसका अर्थ, उसके भाव सब अलग हो गए, उसमें कुछ विशेषता भी आ जाती हैं, है ना। तो अब हम आगे देखते हैं, जैसे हमने देखा ये गंध है, गंध मीन्स महक, खुशबू। अरे महक और खुशबू तो कई लड़कियों के भी नाम होते हैं, है ना, पर कोई नहीं, आगे आते हैं। यहाँ पर हम महक की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग महक को महसूस करते हैं, अब वो चाहे खुशबू हो, चाहे बदबू हो, कुछ भी हो, है ना। गंध कैसी भी प्रकार की हो सकती है, तीखी, कड़वी, एवरीथिंग, मतलब जैसी भी हो गंध होती है। पर अगर उसमें हम सु जोड़ दें तो वो सुगंध हो जाती है। तो सुगंध होने से वो क्या बन जाती है, सुगंध होने से वो एक अच्छी महक बन जाती है ना। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने उदाहरण पे। इसका एग्जाम्पल है गति। गति, और गति में हमने जब प्र जोड़ दिया, गति गति तो हम जानते हैं किसी चीज की चलने की, वे या तरीका या मतलब चलने की जो वो होती है, अरे उसको क्या कहते हैं बच्चों, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। गति मतलब चाल, गति मतलब चाल, इट मीन्स कि कितनी तेजी से आप चल रहे हो, है ना। मैं उसको ऐसे समझ सकती हूँ, या आप भी इसको भी समझा सकती हूँ कि किसी भी गति मतलब ऐसे हम चल रहे हैं कि कहाँ तक हम चल के जा सकते हैं, कितना दूरी तक हम कितने कम मिनट्स में चल के जा सकते हैं। तो ये सब क्या हो गई, गति हो गई। पर हमने उसमें प्रा जोड़ दिया तो प्रा से वो प्रगति हो गई। प्रगति मतलब हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि प्रगति होने से उसमें एक विशेषता आ गई, है ना। अभी तक तो गति एक मूल शब्द था, उसमें हमने प्रा जोड़ दिया तो उसमें एक विशेषता आ गई, वो प्रगति हो गया, है ना। अब आता है आशा। आशा क्या है, एक होप, एक उम्मीद। कहते हैं कि हम आशा करते हैं, अब मैं खुद ही आपसे हमेशा आके कहती हूँ कि आशा करती हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। पर इसी आशा में अगर हम निर जोड़ दें, है ना, अगर हम इसमें निर जोड़ दें तो ये आशा क्या हो जाएगी, ये आशा निराशा में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी, निराशा में बदल जाएगी। तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा कि मतलब अब निराशा हो गई तो हतोत्साहित व्यक्ति, एकदम जिसका उत्साह फिनिश हो गया, है ना। तो ये हो जाता है। हमने यहाँ तक समझा, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको बताती हूँ, कुछ शब्द होते हैं संस्कृत के उपसर्ग, है ना, कुछ शब्द होते हैं संस्कृत के उपसर्ग और उनको उदाहरण सहित हम समझेंगे। अभी तक तो हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े, अब हम संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्गों में पहले हम उसका अर्थ आपको बताएंगे, जो भी उपसर्ग हम आगे लगाएंगे, उपसर्ग जो आगे ऐड होता है, जैसे कि हमने आगे पढ़ा उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस नया शब्द, ये हमने पढ़ा था ना, उपसर्ग प्लस मूल शब्द प्लस नया शब्द। उपसर्ग, इसमें जो उप का मतलब होता है आगे, प्लस सर्ग, सर्ग का मतलब होता है साथ में जोड़ना, साथ में जोड़ना। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया है ना।
किसी बुक की लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बताया है। इसको अगर हम लोग अपने खुद के समझ के हिसाब से अगर समझें तो समझ के हिसाब से ये हमारा उपसर्ग का ये अर्थ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे आए थे। अब इसी तरह हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे थे, तो संस्कृत के उपसर्ग में क्या है कि ये जो आ है, आ का मतलब होता है आ या अन, इसका मतलब होता है अभाव, मतलब किसी चीज की कमी, है ना। तो अगर हम कहें ये शुद्ध है, ये जो शब्द है शुद्ध, इस शुद्ध शब्द में हमने आ जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, अशुद्ध, कमी आ गई। अभी तक तो वो पूरा था, अब उसमें एक कमी आ गई, वो अशुद्ध हो गया। अनपढ़, ठीक है ना, ये शब्द है। तो अभी तक तो ये पढ़ शब्द था, पढ़ में जब हमने अन जोड़ा तो ये अनपढ़ हो गया, तो क्या हो गया, कमी आ गई, है ना। अब ये पढ़ है, पढ़ हमारा मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है। मूल शब्द में हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया, इसको क्या कहते हैं, उपसर्ग, जिसका अर्थ ही होता है अभाव, उसको जोड़ दिया तो क्या हो गया, अनपढ़, है ना, क्या हो गया, अनपढ़। इसी तरह सु, सु मतलब मैंने अभी सुगंध वाले में भी बताया, सु मतलब होता है अच्छा, है ना। अब जैसे गंध में सु जोड़ के सुगंध हो गया, पुत्र में सु जोड़ के सुपुत्र हो गया, है ना। सुपुत्र, पुत्र तो अभी तक था पुत्र, पुत्र तो खाली पुत्र हो गया, सुपुत्र हो गया यानी अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा, है ना। इसी तरह दु, दु मतलब होता है बुरा, दुर मतलब भी होता है बुरा, ठीक है। अब हमने गुड़ में, गुड़ में, गुड़ मतलब तो अच्छा ही था, हमने तो एक अच्छे शब्द के अंदर हमने क्या कर दिया, दुर लगा दिया, तो वो दुर्गुण हो गया। जैसे किसी के गुण होते वैसे ही कुछ किसी किसी के अंदर भी दुर्गुण भी होता है, ठीक है, मतलब अच्छे गुण ना होना, ठीक। अब हम आगे बढ़ते, प्र, प्र मतलब हमेशा का अर्थ होता है आगे या विशेष, जैसा हमने प्रगति में पढ़ा, है ना, उल्टा या दूर, परा मतलब होता है उल्टा या दूर। अब जय था, जय शब्द है, जय में हमने परा जोड़ा तो क्या हो गया, पराजय, है ना। इसी तरह उप का अर्थ होता है पास, पास में हम, अब ये पास हो गया। अब कार की बात हमने कार लिया, कार हमारा मूल शब्द था, उसमें हमने उप जोड़ दिया, उप जोड़ के क्या हो गया, उपकार हो गया, है ना। इसी तरह निर है, निर मतलब होता है बिना, बिना, अभी मैंने आपको आशा पे मैंने नी जोड़ करके निराशा आपको बताया था, है ना। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं, जिसमें हमारा उपसर्ग भर, अध, अन, कु, इसी तरह के कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हमें आगे खुद ही समझना पड़ेगा कि कौन सा उपसर्ग हमारे एग्जाम में आया है और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे भरपूर, भरपूर में कौन सा उपसर्ग है, भर। अधपका, अधपका में कौन सा उपसर्ग है, पका तो हमारा पूरा एक वर्ड था, अधपका में अध, अध हमारा कौन सा उपसर्ग है ना, अध। इस पूरे एक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अध। अनजान में कौन सा उपसर्ग है, अन। कुपुत्र में कु। तो जो भी पहला, पहला मूल शब्द, मूल शब्द के पहले, के पहले जब कोई शब्द जोड़ते हैं, शब्द, शब्दांश जोड़ते हैं, शब्द का अंश जोड़ते हैं, है ना। वही अभी आगे हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था ना, पीछे पीछे अभी हम लोगों ने उस परिभाषा में भी पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब ये पुत्र था, अभी हम लोगों ने सुपुत्र, अच्छा पुत्र पढ़ा, कुपुत्र, और कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र होता है, ठीक है। इसी तरह विदेशी भी उपसर्ग होते हैं, है ना। कुछ विदेशी भाषाएं भी हमारे हिंदी में यूज की जाती है, तो कुछ विदेशी उपसर्ग भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ईमान, अब ये बेईमान लिखा है, तो बेईमान को अगर हम तोड़े तो आप देखिए बे प्लस ईमान क्या होता है, बे प्लस ईमान, तो इसको हम जोड़ेंगे तो बेईमान हो जाता है। तो जो ये बे है ये हमारा उपसर्ग है, क्या है,
उपसर्ग है। क्या है? विदेशी उपसर्ग है ना। अब आपने देखा होगा शब्द है परवाह, परवाह। तो जब परवाह करो तो परवाह जैसे किसी की फिक्र करना है ना, तो परवाह एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। और प्लस जब हम इसमें ला लगा देते हैं, ला उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? लापरवाह। पूरा शब्द ही बदल गया, शब्द का अर्थ ही बदल गया है ना, उसके भाव बदल गए। कहते नहीं अरे भाव बदल गए, अर्थ बदल गए, हालात बदल गए, है ना, ये वही हो गया इसमें। अब कानूनी है, कानूनी कोई भी काम करोगे तो वो कानून के अंतर्गत रहता है, कानूनी विधियों के अंतर्गत रहता है। पर अब इसमें हम गैर उपसर्ग जोड़ दें, अब हम इसमें गैर उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये गैर कानूनी हो जाएगा। गैर कानूनी होने से क्या होगा? ये आप करेंगे तो इसके बिहाफ पे आपको क्या होगा? गैर कानूनी काम करने से आपको सजा हो सकती है, पेनाल्टी पड़ सकती है, जुर्माना भरना पड़ सकता है ना। चाहे अब जैसे आप लोग लाइसेंस नहीं बनवाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लाइसेंस नहीं बनवाते हो, ठीक है, अब एज हो रही है, 18 प्लस होते ही आपको लाइसेंस बनवा लेना चाहिए, पर आप लाइसेंस नहीं बनवाते हो, फिर गाड़ी चलाते हो, गाड़ी पकड़ी जाती है, तो क्या होता है? आपको जुर्माना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? आपने जो वो काम किया, जो कृत्य किया, वो गैर कानूनी हो जाता है, वो कानूनी नहीं होता है ना, वो गैर कानूनी हो जाता है। समझ में आ गया? गैर कानूनी। अब कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है ना, ठीक है। इसी तरह हम आपको संस्कृत के कुछ और उपसर्ग दिखाते हैं, आप देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या? उपसर्ग, और उनके पहले हम अर्थ को समझेंगे और फिर उससे नए शब्द में जोड़ के नया शब्द का हम अर्थ बनाएंगे, ठीक है। आप इस चार्ट को अच्छे से देख लो, मैं कुछ आपको समझाऊंगी और कुछ आप खुद से पढ़ लीजिएगा। चार्ट को, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके समझने के हिसाब से आप जिस चीज में सुविधा महसूस करें आप उस तरह इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उपसर्ग देखेंगे। आ उपसर्ग क्या है हमारा? अभी मैंने बताया था, इसका मतलब होता है निषेध या अभाव, है ना, अभाव। अब न्याय में अगर हम आ जोड़ देते हैं तो वो अन्याय हो जाता है। न्याय हमारा क्या था? मूल शब्द था, आ जोड़ दिया, अन्याय हो गया। ये अभी हम लोगों ने पहले भी एग्जाम्पल में पढ़ा है ना। अब इसी तरह हम नीचे से कुछ उठाते हैं, कुछ अच्छे। अभी तक तो हमें लग रहा है सु भी पढ़ा है, अन भी पढ़ा है, दुर भी पढ़ा है, अति नहीं पढ़ा था, है ना। अति था, अति मतलब अधिक होता है, अति मतलब अधिक होता है। कहते नहीं है किसी चीज की अति मत करो, तो अति मतलब अधिक होता है। अब इसी अति को जैसे किसी मूल शब्द के साथ जोड़ दें, अब ये मूल शब्द है सुंदर, इसके साथ हमने अति जोड़ दिया तो अति सुंदर हो गया। अति सुंदर का अर्थ क्या हो गया? बहुत सुंदर, है ना। क्या हो गया? बहुत ही सुंदर, ठीक है। इसी तरह अन है, अन मतलब होता है निषेध। अब यहाँ पे आपका मूल शब्द है उचित, उचित में अगर हम अन जोड़ दें तो उचित में अन जोड़ने से क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा, मतलब जो उचित नहीं है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हम आते हैं, अब एक वर्ड है यहाँ पे, आप देखिए, नी मैंने आप लोग को समझाया है, वी समझाती हूँ। वी का मतलब होता है विशेष या अलग। अब ये शेष लिखा है, शेष हमारा एक पूरा मूल शब्द है। शेष में अगर हम वी जोड़ देंगे वो विशेष हो जाएगा। विशेष होने से उस नए शब्द में परिवर्तन आया, परिवर्तन आने के साथ ही साथ उसका अर्थ भी बदल गया, विशेष प्रकार का हो गया, है ना। इसी तरह वर्ड है सम, सम मतलब होता है साथ, है ना, सम उपसर्ग है। आपके ये लाइन से उपसर्ग लिखे हैं, ये इसके अर्थ हैं, फिर ये एग्जाम्पल से आपको समझना है, ठीक है, साथ या एकत्र, ठीक है। अब ये योग है, योग में हमने सम को जोड़ दिया तो क्या बन गया? संयोग हो गया। संयोग का मतलब क्या होता है? एक नया शब्द आया, एक साथ मिलना। अब आप देखिए, अभी तक आप जब मूल शब्द को पढ़ रहे थे, मूल शब्द का एक अलग अर्थ होता था, जब उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो उसका एक अलग अर्थ हो जाता है ना। इसी तरह उत, उत मतलब ऊपर की ओर, है ना, उत मतलब ऊपर या ऊपर की ओर। क्रम, ठीक, वर्ड ले लिया हमने क्रम, मूल शब्द, मूल शब्द में हमने उत लगाया तो वो उत्क्रम हो गया।
उत्क्रम होने से क्या हो गया, उसका अर्थ बदल गया, ऊपर की ओर बढ़ना। ठीक है, इसी तरह कु 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 मतलब होता है बुरा। अब हमने शब्द लिया, मूल शब्द था हमारा कर्म, कर्म में हमने कु जोड़ा तो वो हो गया कुकर्म। कुकर्म, अभी तक तो कर्म था यानी हमारा काम था, कर्म मतलब काम, जाहिर सी बात है ना। बट हमने उसमें कु जोड़ दिया तो कु से क्या हो गया, वो कुकर्म हो गया। तो अब वो अच्छा काम तो नहीं रह गया, वो बुरा काम हो गया। इसी में अगर हम सु जोड़ देते तो वो क्या हो जाता, सुकर्म हो जाता, मतलब अच्छा काम हो जाता, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हिंदी के उपसर्ग हैं। अभी तक हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग देखे, अभी हिंदी के उपसर्ग देखेंगे, है ना। अध, अध मतलब आधा। अभी तक हम लोगों ने शब्दों को देखा, खिला, हम लोग कहते हैं फूल खिला, खिला में अगर हम अध जोड़ दें, खिला में अगर हम अध जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, अध खिला, मतलब वो आधा खिला है ना, वो आधा खिला है। इसी तरह चार, चार है, ठीक है, चार में अगर हम चौ उपसर्ग जोड़ दें, चौ उपसर्ग जोड़ने से क्या हो गया, चौराहा हो गया, चौकोर हो गया, चौकन्ना हो गया, पूरा अर्थ ही बदल गया, है ना। अभी तक तो चार एक संख्या होती थी, पर जब हमने उसमें चौ जोड़ दिया तो वो चौराहा हो गया। उसने बताया कि चार रास्ते हैं, है ना, अर्थ ही बदल गया पूरा। भर, भर मतलब भरा हुआ, ठीक। अब कहा जाए भरपूर, भरसक, है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ड बदल गया। हमने एक मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़ा, पूरा अर्थ ही बदल गया। इसी तरह ये सारे उपसर्ग आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आते हैं हम इधर, इधर भी कुछ नए शब्द हैं, जैसे कि ये प्रति, मतलब के सामने या के बदले, मतलब अब ये जान लीजिए दिन है, दिन में अगर हम प्रति लगा दे तो प्रतिदिन हो जाता है। दिन तो नॉर्मल हम जानते हैं कि दिन की बात हम कर रहे हैं, अब प्रति लगा देंगे तो हम रोज रोज की बात कर रहे हैं। दिन में तो खाली क्या आ गया, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पति, कि दिनों के नाम कहते नहीं थे बचपन में, और अभी भी कहते हैं यार कौन सा दिन है आज, कहते नहीं है। अब उसमें अगर हम कह दें कोई चीज तुम्हें बतानी है, यार पर डे स्कूल जाते हो, तो पर डे क्या है, प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन स्कूल जाते हो। प्रतिफल, प्रतिरोध, ठीक है। इसी तरह सह, सह मतलब होता है साथ, तो क्या होगा, अब हम योग में सह जोड़ दिए तो सहयोग हो गया, सबका साथ हो गया। सहपाठी हो गया, पाठी मीन्स पढ़ने वाला और साथ में पढ़ने वाला, और सह मतलब साथ में पढ़ने वाला हो जाएगा, तो सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, है ना। समकक्ष, अब समकक्ष क्या होता है, कक्ष मतलब होता है क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, और साथ में अगर कोई और बच्चा भी आपके पढ़ता है तो उसे कहा जाता है ये आपके समकक्ष है ना, आपके समकक्ष क्लास में है। या फिर जब आप अभी आगे चल के जब फॉर्म वॉर्म भरेंगे ना, तो कहा जाता है इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए, है ना, अर्हता होनी चाहिए, मीन्स कि आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कैसे, अगर मांग लिया उसमें कि आपको ग्रेजुएशन चाहिए, आपको ग्रेजुएशन में आपके पास साइंस साइड होना चाहिए, आर्ट साइड होना चाहिए, तो कहेंगे उसके समकक्ष भी चलेगा, है ना। तो समकक्ष मतलब होता है समान, एक समान, बराबर, है ना। तो इसी तरह ये जितने भी हैं उपसर्ग आप पढ़ लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अच्छे से अपना पढ़ने के लिए। इसी तरह कुछ विदेशी उपसर्ग भी होते हैं, है ना, उनको भी देख लेते हैं, जैसे एंटी, ऑटो, बाई। अब क्या होता है, अब इतने सारे हैं, इनमें से अगर हम कुछ बता देते हैं, आपको खुद समझिएगा फिर आगे, ठीक है। एंटी, एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, है ना। अभी तक बायोटिक एक शब्द है, हमने एंटी लगा दिया तो वो एंटीबायोटिक हो गया। करप्शन, है ना, वायरस, एंटी लगा दिया तो वो एंटीवायरस हो गया, है ना। इस तरह इसमें वर्ड जोड़े गए। ऑटो में, अब मोबाइल है, मोबाइल में हमने ऑटो लगा दिया, है ना, तो वो ऑटोमोबाइल हो गया। ऑटोप्लास्ट, ऑटोग्राफ, है ना। तो क्या होता है, आगे जब भी हम कोई भी उपसर्ग जोड़ते हैं तो उससे जो नया अर्थ बनता है वो एक विशेषता लिया हुआ होता है ना। अब जैसे मिस है, ये हम कहते हैं ये यार तुमने मिस कर दिया, है ना, तुमने ये क्लास मिस कर दी। मिस मतलब होता है गलत,
कि हाँ चलो गलत कर दिया तुमने यार, तुम आए नहीं, ठीक है। अब कहते हैं, अब इसी में अगर हम मिस कर दे, मिस मैनेज, मैनेज में अगर हम मिस जोड़ दे तो मिस मैनेज, अरे यार ये प्रबंधन तुम्हारा अच्छा नहीं, मिस मैनेज हो गया सब, है ना। इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हें या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब ये अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है कि हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उसमें मिस लगा दिया तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, है ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए, ठीक है। इसी तरह कॉल, कॉल तो आप सभी जानते होंगे, कॉल में हमने मिस लगा दिया तो मिस लगाने से वो मिस कॉल हो गई, भाई किसी ने मिस कॉल मारी, है ना, कहते नहीं है। तो ओवर, ओवर मीन्स अधिक होता है। अभी जैसे टाइम है, कभी कभी हम लोग जॉब से लौटते हैं तो कहते नहीं है यार आज ओवर टाइम करना पड़ गया, है ना, हमें आज ज्यादा से ज्यादा वक्त देना पड़ा अपने काम पे, ठीक। ओवरलोड हो गया, है ना, लाइट कट जाए, आजकल सबसे बड़ी समस्या है क्या यार, एसी लोड नहीं उठा रही है, ओवरलोड हुआ जा रहा है। तो ये सारे वर्ड हम प्रतिदिन यूज करते हैं, पर डे हमारी कहते नहीं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में आ गया है, या कहे कि हमारे जिंदगी में वो शामिल हो गए वर्ड। तो इन शब्दों को हम अगर देखें तो ये क्या, कहाँ से आते हैं, ये एक अंग्रेजी के उपसर्ग है जिन्हें हिंदी में शामिल किया गया है ना, मूल शब्द में परिवर्तन करने के लिए, एक नए शब्द के निर्माण के लिए, ठीक है। इसी तरह डिस है, तो आपने देखा होगा एडवांटेज मतलब होता है लाभ, डिसएडवांटेज मतलब लाभ नहीं, डिसकनेक्ट हो गया। इसी तरह ट्रांस है, आर पार, पार पार तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, ट्रांसलेशन। अब सुपर की कर दी जाए, हम लोग क्या, अब तो सुपर मार्केट बहुत खुल गई है, सुपर मार्केट हो गया, फिल्म आती है तो सुपर हिट हो जाती, अभी तक तो हिट थी, अभी सुपर हिट हो गई, है ना। तो ये चीजें चेंज होती रहती है। सुपर पावर, सुपर पावर भैया किस किस के में है ना, कौन कौन देखता है भाई, वीर दा वीर हो गया, कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं सुपर पावर वाले में, जिसमें सुपर पावर होती है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम आ गए अपने प्रत्यय पे। अभी तक तो हम लोग मूल शब्द में ये परिवर्तन करते थे कि हम उसके आगे वर्ड जोड़ रहे थे, अब हम मूल शब्द में ये परिवर्तन करेंगे, हम उसके पीछे जोड़ के देखते हैं क्या परिवर्तन आता है ना। अब मूल शब्द में उसके पीछे शब्दांश जोड़ना है, किसी एक शब्द का थोड़ा सा अंश जोड़ना है जिससे उस शब्द का अर्थ बदल जाए और एक नई विशेषता लिया हुआ अर्थ आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द प्लस प्रत्यय प्लस बराबर नया शब्द। जैसे मूल शब्द था सुंदर और उसमें जोड़ दिया हमने ता, ता जोड़ने से क्या हो गया, सुंदरता, शब्द बदल गया ना, बोलने का तरीका बदल गया। अब ये तो नहीं कहते हैं, अब कहा जाए जैसे किसी को हमें कहना है यार बहुत सुंदर लग रहे हो, है ना, तो सुंदर लग रहे हो तो हमने बोल दिया, पर अभी अगर कहा जाए कि बोलने का तरीका बदले अपनी हिंदी के तरीके से, इसकी सुंदरता बहुत अच्छी है ना, या फिर ये महिला की सुंदरता, या ये महिला की साड़ी की सुंदरता, कुछ भी कह सकते हैं ऐसे करके, तो क्या हो गया, हमने तारीफ करने का हमारा तरीका ही बदल गया, है ना, सुंदरता पे आ गए। मित्र, मित्र में हमने ता जोड़ दिया तो वो मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। भाई अभी तक तो खाली दोस्त था, दोस्त में हमने क्या करा, मित्र में हमने ता जोड़ दिया, पीछे से प्रत्यय का ता जोड़ दिया, वो मित्रता हो गई, दोस्ती के विषय में बताने लग गया, है ना, तो वो एक नया वर्ड हो गया। अभी तक तो खाली हम पढ़ रहे थे, पढ़ में हमने आई जोड़ दिया तो वो पढ़ाई हो गई, है ना। अब मम्मी ये तो नहीं कहती है कि हमेशा कि पढ़ ले, है ना, पढ़ाई कर लो बेटा, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, तो जो पढ़ाई है उसी पढ़ में हमने आई जोड़ दिया तो वो पढ़ाई हो गया, ठीक है। बालपन, बालपन ले लो, बचपन ले लो, इन सब में क्या हो रहा है, ये जो पन है, ये जो पीछे वर्ड जुड़ रहे हैं, ये हमारे क्या है, प्रत्यय है ना, प्रत्यय। इसी तरह प्रत्यय के कुछ प्रकार होते हैं, इनको देखते हुए हम चलेंगे तब हमें प्रत्यय अच्छे से समझ में आएगा। प्रत्यय के प्रकार में पहला प्रकार आता है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय,
और इसका एक और प्रत्यय है, संस्कृत का प्रत्यय होता है, वो इसमें है नहीं, चलिए मैं बता दूंगी, कोई बात नहीं। कृत प्रत्यय है, वो संस्कृत के तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय ये आपके सिलेबस के हिसाब से है, तो सिलेबस में आपके दोनों प्रत्ययों को शामिल किया गया है। कृत प्रत्यय क्या कहता है? जो प्रत्यय क्रिया शब्दों से नए शब्द बनाते हैं। अच्छा, क्रिया से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? क्रिया मतलब करना, जैसे कि लिखना, बोलना, चलना, गाना, खाना, पीना, तो ये सब क्या हो गई? हमारी क्रिया है, क्रिया है ना। तो इसी क्रिया में अगर हम उस पीछे कोई शब्द का अंश लगा दें तो वो पूरा अर्थ ही बदल जाता है, एक नया शब्द आता है, उस नए शब्द का अर्थ ही अलग होता है। जैसे लिख, लिख है, लिख में हमने अक जोड़ दिया, अक प्रत्यय जोड़ दिया, ये प्रत्यय अक है, उसको जोड़ दिया तो क्या बन गया? लेखक हो गया, लेखक हो गया। लेखक क्या हो गया? लेखक क्या होते हैं? लेखक जो कहानियां लिखते हैं, गद्यांश लिखते हैं, आपके बुक जो लिखते हैं, है ना, लेखक हो गया, ठीक। पढ़, पढ़ में नेवाला जोड़ दिया तो क्या हो गया? पढ़ने वाला हो गया। तैर, तैर, तैर में हमने आक जोड़ दिया, अब तैर मतलब होता है तैरना, है ना, हमने आक जोड़ दिया तो वो तैराक हो गया, मतलब जो तैरने वाला होता है उसको हम तैराक कहते हैं, है ना, तो वो तैराक हो गया। अभी इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अभी मैं आपको ये दोनों प्रकार बता देती हूँ, इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तद्धित प्रत्यय की बात करें, अभी तो क्रिया के शब्दों से नए शब्द बना रहे थे हम, है ना, अब हम संज्ञा विशेषण से नया शब्द बनाएंगे। आपके पास जैसे आप लोग को संज्ञा विशेषण तो पता ही होगा, जैसे संज्ञा की क्या परिभाषा थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, है ना। अब भारत है, भारत क्योंकि हमने पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो स्थान भारत लिया हमने उदाहरण में, भारत है, भारत में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? भारतीय हो गया। क्या हो गया? भारतीय हो गया। मित्र में हमने ता जोड़ दिया, मित्रता हो गया। समाज में हमने इक जोड़ दिया तो सामाजिक हो गया। तो क्या हुआ? हमारा जो मूल था, मूल में आपने देखा थोड़ा सा परिवर्तन करने से एक नया शब्द बनता है, एक नया अर्थ आ जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ना समझ में आया हो पूछिएगा, सब कुछ समझाऊंगे। और आप कोई भी बात हो, कोई भी चीज, टॉपिक अगर ना समझ में आ रहा हो, आप कमेंट करें और मुझसे पूछें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक है। अब कुछ उदाहरण यहाँ सिंपल से हैं, जैसे एक प्रत्यय है, पीछे देखिए ता, पन, ई, वाला, कार, इक, इनको लगा के जो शब्द बनते हैं, सुंदर में सुंदरता, बचपन, गरीबी, ई लगा दिया तो गरीब में ये रहा गरीब प्लस ई, तो क्या बन गया? गरीबी, है ना, गरीबी बन गया ना, देखा ना आपने। वाला, अच्छा ये बताइए, मम्मी सब्जी वाला आया है, दूध वाला आया है ना, दूध वाले को हम लोग दूध वाला कर बोल देते हैं, दूध लेकर आता है, दूध बेचने वाला, उसको दूध बेच लो, मैं भी बोल रही हूँ दूध बेचने वाला। तो ये वाला शब्द जो होता है ये हमारा प्रत्यय है, जो हम लोग रोज की अपनी जिंदगी में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। कार, कलाकार हो गया, एक सामाजिक हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कृत प्रत्यय के मैंने कहा था ना, अब आपको मैं और उदाहरणों से बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो प्रत्यय किसी धातु क्रिया के साथ जुड़कर संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जब हम क्रिया में कोई एक शब्द जोड़ देंगे, एक शब्दांश जोड़ देंगे, तो जो उससे बनने वाला शब्द है वो एक अलग विशेषता लिया हुआ आता है। जैसे ये रहे हमारे प्रत्यय, ये रहे उनके अर्थ, और अब ये रहे एग्जाम्पल। अब यहाँ पे अच्छा धातु की बात की तो धातु सोना चांदी धातु नहीं है भाई, है ना। धातु मतलब क्रिया की बात की गई है, शब्द की बात की गई है यहाँ पे। अब अक है, इक है, इसका मतलब होता है करने वाला। अब क्या हुआ? चल में हमने अक जोड़ दिया तो क्या हो गया? नया शब्द क्या बनता है? चलाक, ठीक है। बाल में हमने अक जोड़ दिया तो क्या बन गया? बालक। पाठ में हमने अक जोड़ दिया तो क्या बन गया? पाठक,
है ना। तो अक जोड़ने से शब्द बदल गया। अब यहाँ पे चल में अक जोड़ने से जैसे चलाक हुआ, उसी तरह बाल प्लस अक अगर हम कर दें, यहाँ पे देखिए हम आपको समझाते हैं। बाल प्लस अक, इसी को जोड़ करके बालक बन गया, ठीक है। उसी तरह पाठक बन जाएगा। अब हम आते हैं अन। अन का अर्थ होता है करने की क्रिया, किसी भी कार्य को करने की क्रिया, ठीक है। पढ़ में हमने अन जोड़ा तो क्या हो गया, पठन। भक्ष में हमने अन जोड़ा, भक्षण। चिंत में हमने अन जोड़ा तो चिंतन। शब्द में परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, और उसके अर्थों में भी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। अन, एक अन होता है करने की क्रिया, एक अन होता है आने की क्रिया में। जैसे आप प्लस अन हम जोड़ते हैं तो क्या जोड़ेंगे, आगम में अगर हमने अन जोड़ दिया तो आगमन, जैसे मेहमानों का आगमन हो गया। आगम मतलब आना, और उसी में हम अन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इस प्रत्यय का प्रयोग कर लेते हैं हम, आना वाले प्रत्यय का आने की क्रिया जोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह आता है आओ। आओ का अर्थ होता है भाव या अवस्था। हंस में हमने आओ जोड़ा, ठीक है। हंसी, रुलाई, लड़ाई, है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हंस में आओ जोड़ने का कुछ तो गड़बड़ है ना। इसको मैं सही कर दूंगी, आप लोग आगे का पढ़ना, इसको सही कर दूंगी, ठीक है। अब हम आते हैं कर्ता पे, करने वाला, कार्य करने वाला। जैसे कार्य कर्ता, सेवा करता, शिक्षा करता। इसी तरह आपने देखा कि प्रत्यय भी आपके पीछे जोड़ने वाले जितने भी शब्द हैं आपको उन्हें पढ़ना है, उनको जोड़ करके एक जो नया शब्द बनेगा उसके अर्थ को देखना है और पहचानने की कोशिश करनी है क्या कि क्या क्या प्रत्यय है। शब्द आपके सामने होगा। अब जैसे ये शब्द है निर्माता, ठीक है, विचारकार, तो ये विचारकार में कौन सा प्रत्यय है, कार। लेखाकार में कौन प्रत्यय है, कार, ठीक है। अब पवित्रता, इसमें कौन सा प्रत्यय है, ता। सुंदरता, इसमें ता, ठीक है। पाठशाला में शाला। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये आपके प्रत्यय हैं। इसी तरह जैसे हम आगे भी पढ़े थे उपसर्ग, आगे जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग थे, पीछे जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय हैं, पर हिसाब से देखना है, आपको समझना है। कुछ प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय ये रहा। अब तद्धित प्रत्यय को पढ़ते हैं। जो प्रत्यय किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर उनसे नए संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक और स्थानवाचक, संबंधवाचक, कालवाचक आदि शब्द बनाते हैं। क्या होता है, जब हम संज्ञा में परिवर्तन जब करते हैं तो उसका भाव बदल जाता है, मैंने आपको बताया, स्थान बदल जाता है, और विशेषता उसमें जो आ जाती है, कैसे, मतलब इन्होंने भाववाचक संज्ञा के हिसाब से लिया। जैसे सुंदर में आ जोड़ा, आ क्या, ता जोड़ा, बोलो, ता में आ की मात्रा करके जोड़ते हैं तो सुंदरता, वो भाव में आ गया, मधुरता, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय से हम आगे बढ़ेंगे, आएंगे हम समास के दौरान शब्द निर्माण में। अभी तक हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय से शब्दों का निर्माण किया। अब हम आएंगे शब्दों के निर्माण के समास के तरीके पे। समास द्वारा शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे, इसको पढ़ेंगे हम। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया छोटा शब्द बनाना समास कहलाता है। जैसे राजा और पुत्र मिला के क्या बना, राजपुत्र, तो इसका अर्थ बदल जाता है राजा का पुत्र, है ना। समास द्वारा हम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, तो दो शब्दों को मिलाया हमने। दो शब्दों को मिलाने के बाद हम देखते क्या है, उसका अर्थ बदल जाता है और क्या हो जाता है, वो राजा का पुत्र। नीला कमल, इसको हमने मिलाया, दोनों को मिलाया, तो दोनों को मिलाने में क्या हो गया, एक नया छोटा शब्द निकला, नील कमल, है ना। नील कमल, नील कमल मूवी भी है, बहुत पुरानी है, ठीक है। समास के मुख्य प्रकार में आते हैं हम। समास के प्रकार भी हैं, इसमें अव्यय भाव समास है, जिसमें पहला शब्द प्रधान होता है। आप लोग समास अपने 8th में भी पढ़े होंगे।
तो उसमें भी आपने देखा होगा अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानते हैं, जिसका पहला शब्द प्रधान होता है। जैसे उदाहरण में देखें, यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, पहला पद जो हमारा शब्द हुआ, पहला शब्द हमारा प्रधान हो गया। प्रतिदिन प्रत्येक दिन, तो जब ऐसे वर्ड लिखे होंगे जहां पर आपको समझ जाना है कि वहां अव्ययी भाव समास के द्वारा शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास, अभी हमने देखा अव्ययी भाव समास, उसमें पहला शब्द बहु प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा शब्द प्रधान होता है ना। अभी मैंने नॉर्मल जब आपको एग्जाम्पल सबसे पहला वाला समझाया था, उसमें मैंने राजपुत्र भी समझाया था ना। राजपुत्र में मैंने राजा का पुत्र समझाया था। तो ये तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल था जो मैंने आपको मेन समास के द्वारा शब्द निर्माण में समझाया था। गृह कार्य, घर का कार्य, इसको अगर आप तोड़ेंगे प्लस लगा के, गृह प्लस कार्य, घर का कार्य, है ना। अब हम आते हैं द्वंद्व समास में, जहां दोनों ही शब्द समान होते हैं। देखिए आपको याद करने का कितना सिंपल तरीका मिल गया। अव्ययी भाव समास जिसका पहला शब्द प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसका दूसरा शब्द प्रधान होता है, फिर आता है द्वंद्व समास जिसके दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं। प्रधान मतलब सुपरमेसी में आते हैं, मीन्स कि दोनों ही शब्द आपको इक्वली समझने हैं। इसमें किसको ज्यादा भाव देना है, कहते नहीं भाव देना है, तो मुझे भाव नहीं दे रही है ना, तो ये भाव देने की बात है। जैसे अब इसमें था दूसरा शब्द, इसमें पुत्र पे भाव दिया गया है, पुत्र पे जोर दिया गया है। राजा का पुत्र, किसका पुत्र है, राजा का पुत्र है। गृह कार्य, कौन सा कार्य है, गृह का कार्य है, तो क्या हुआ, दूसरा शब्द प्रधान था। अव्ययी भाव में पहला शब्द प्रधान था। द्वंद्व समास में दोनों ही समान हैं, जैसे माता पिता, भाई दोनों ही लोग समान हैं, दोनों लोग समान है ना, माता पिता। सुख दुख दोनों ही समान हैं। तो इससे निर्माण किए गए शब्द ये थे। अब आते हैं हम बहुब्रीहि समास में। शब्दों का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के लिए होता है। अब जैसे कि हम कोई एक शब्द जोड़ते हैं, दो शब्दों को हमने आपस में जोड़ा, उससे एक नया अर्थ बनता है, पर वो नया अर्थ किसी की विशेषता बता रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है ना। तो इसको कैसे देखेंगे, नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीले कंठ वाले। नीले कंठ वाले कौन, हमारे भगवान शिव, आप सबके भगवान शिव, है ना। दशानन, 10 सिर वाला, 10 सिर वाला, नन मतलब सिर, मुख होता है, मुख, ठीक है। 10 सिर वाला कौन है, रावण है। क्या हुआ, अब आप इसकी परिभाषा फिर से देखिए। शब्दों का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, जो अर्थ होता है वो दूसरे के लिए होता है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े उसमें पहला शब्द, दूसरा शब्द, दोनों शब्द ये पढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, हमने जो दो शब्द लिखे उससे क्या होता है कि जो शब्द बन रहा है उस शब्द को जोड़ने के बाद जो अर्थ बनता है वो किसी एक व्यक्ति के विषय में या किसी वस्तु के विषय में दर्शाता है कि ये व्यक्ति है। कर्मधारय पे आते हैं हम। अब इससे हम शब्दों का निर्माण करते हैं। इसमें हम विशेषण और विशेष से लेके चलते हैं। जैसे नीला कमल हमने देखा था, अभी यहाँ पढ़े थे हम, है ना। तो नील कमल हमने बनाया था। इसमें क्या था, कमल कौन सा है, कमल की क्या विशेषता है, कमल कैसा है, नीला है ना। क्या विशेषता है, नीला है। महापुरुष, पुरुष है तो वो कैसा पुरुष है, महान पुरुष है तो वो क्या हो गया, महापुरुष हो गया, है ना। अब हम आते हैं, अभी तक हम लोगों ने समास के द्वारा शब्दों का निर्माण किया, अब हम संधि के द्वारा शब्दों का निर्माण करेंगे। परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है। अब यहाँ वर्णों की बात हो रही है, शब्दों की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, वर्णों की बात हो रही है। वर्ण मतलब एक अक्षर, है ना। वर्णों की बात हो रही है, जहां दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। और दो वर्णों के भी नहीं, दो वर्णों से बने हुए शब्दों के मिलने से होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, है ना। तो संधि के प्रकार देखते हैं। संधि के कौन कौन से प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या कहती है, स्वर संधि कहती है स्वरों के मिलने से जो होता है, उदाहरण स्वरों के मिलने से, इसमें खाली स्वर होना चाहिए। विद्या प्लस आलय,
आपने देखा विद्या में आ आया। अच्छा ये बताइए स्वर कितने होते हैं, ये तो पता था ना, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में स्वर और व्यंजन पढ़ाया था, क्योंकि आगे आप जब भी कुछ भी पढ़ते हो हिंदी में तो ये तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। अब आप बताइए विद्यालय में आप स्वरों के मिलने से कैसे निकालेंगे, स्वरों का मिलन वही कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए विद्या प्लस आलय, ये जो लिखा है इसमें जो आ है आ प्लस बड़ा आ, जो आप लोग पढ़ते हो है ना, आ जिसमें आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा वाला आ, ठीक, ये दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। और ये क्या है, हमारे 11 स्वर हैं। ये किसमें से आता है? स्वरों से आता है। ये क्या है, हमारा स्वर है। तो स्वरों के मिलने से जो शब्दों का निर्माण होता है उसे स्वर संधि से बने हुए शब्द कहते हैं। फिर आते हैं हम व्यंजन पे। व्यंजनों के मिलने से जो संधि का निर्माण होता है, जिन शब्दों का निर्माण होगा उन्हें हम व्यंजन संधि से निर्मित शब्द कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश, तो जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, तो क्या हुआ इसमें, तो व्यंजन आया ना व्यंजन, तो क्या बन गया हमारा जगदीश। ठीक है, ता का लोप हो गया यहाँ पर, त थ द। आपको बता दें संधि का कुछ एक नियम होता है, जिसके नियम के अनुसार जब लास्ट में शब्द के पहला शब्द जैसे होता है ता था दादा ना वाले में ये ता शब्द आया था, तो जब हम इनको जोड़ते हैं, जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये ता की जगह उसका तीसरा वर्ड यूज हो जाता है, जिससे हमारा शब्द निर्मित होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त थ द, यानी कि जगदीश। ये नियम है व्यंजन संधि से शब्दों के निर्माण का, ये नियम है। ठीक है, अभी आगे जब संधि में पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये किस नियम के तहत आया है। आते हैं हम विसर्ग संधि पे। विसर्ग में आपने देखा होगा ये दो बिंदियां जो यूज होती हैं इसे ही हम विसर्ग कहते हैं, मन प्लस रथ। ठीक है, विसर्ग संधि में भी जब हम शब्दों का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, मन प्लस रथ जोड़ के हमारा मनोरथ हो गया, एक नया शब्द बन गया। ठीक है, संधि द्वारा शब्दों का निर्माण हमने किया। अब हम आते हैं तत्सम तद्भव शब्द द्वारा शब्दों के निर्माण में। तत्सम शब्द हमारे, तत्सम शब्द क्या कहते हैं, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बिना परिवर्तन के उठा के यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, मुख, है ना। अब पंडित जी आते हैं पूजा कराने, क्या कहते हैं, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करिए। हालांकि अग्नि का तद्भव भी है, अग्नि का तद्भव आग, है ना, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। पर क्या होता है, हम लोग तो आग बोलते हैं, चलो ठीक है हवन कुंड में आग प्रज्वलित करते, बट कहा नहीं जाता ऐसा, है ना। तो कुछ शब्द हैं जिनको हम बिना परिवर्तन यूज करते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य को सूरज तो हम बोल देते हैं, पर एक तरह से देखा जाए सही वर्ड होता है सूर्य, कि सूर्य निकला है ना। अब हम आते हैं तद्भव शब्दों पे। जब हम संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन कर देते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, मुख का मुंह, दंत का दांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया। चलो भाई, आज की क्लास तो भाई फिनिश हो गई। और अगर आप लोग को ना समझ में आया हो या कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं पर भी, जहां लग रहा हो आपको कि यहाँ से मुझे पूछना चाहिए, आप कमेंट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर आप वीडियो शेयर करोगे तो मुझे और अच्छे से पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है अभी आपके सिलेबस में, और है ना, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली इसके विषय में आपको नॉलेज हो जाए बाकायदा। और हाँ, आपको कोचिंग करनी है, आप कोचिंग आइए, ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं। जब आपको ज्वाइन करना हो कांटेक्ट करिए। ये हमारी कोचिंग का नाम है टुडे ट्यूटोरियल, जिसमें मैं रोज आपका स्वागत करती हूँ, ऑनलाइन स्वागत करती हूँ, ऑफलाइन भी स्वागत करूँगी, आप बेशक आइए। ठीक है, चलिए अब मुझे भी आज़ादी दीजिए या विदा करिए।
मैं भी चलती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।